अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक और जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक टॉपिक के साथ जो कि लिया गया है सेकेंड ईयर की बुक से, यूनिट 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है वो चैप्टर का नाम है और चैप्टर 1 है हमारे पास। इसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स और कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर कर सकें और स्टेप बाय स्टेप जो है आपसे डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर सकें। आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शन पे हम बात करेंगे फंक्शन क्या होता है और डोमेन और रेंज से जो है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो है इसीलिए आपकी आसानी के लिए जो है वो बुक कोशिश करूँगी कि बुक से ही जो है आपको सारा समझाने की जो है वो ट्राई करूँ ताकि आपको डिफरेंट ना लगे, आपके सिलेबस से कोई भी चीज़ हट के ना लगे, क्योंकि आपने इसी बुक से रीड करना होता है और इसी बुक से आपने जो समझना होता है, तो आपको जो है अपना टॉपिक क्लियर करने में, समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पर। फंक्शन क्या चीज़ है? जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन है, द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज in 1646 to 1716 to describe the dependence of one quantity on another। टर्म फंक्शन क्या है और ये किसने रिकॉग्नाइज करवाई थी? सबसे पहले एक यानी जर्मनी के कोई भी मैथमेटिशियन थे जिनका नाम लेबनिज था। उन्होंने जो है इसके बारे में इस टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने क्या बताया था कि टर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टू डिस्क्राइब। और ये किस लिए जो है वो इसको किस लिए डिस्क्राइब किया गया था? टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। इस टर्म में यानी फंक्शन में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक क्वांटिटी कैसे दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। दो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से कोई एक क्वांटिटी होगी जो कि डिपेंड करेगी दूसरी क्वांटिटी पर, यानी उसकी वैल्यू जो है तभी निकलेगी जब दूसरी वैल्यू पहली जो क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट्स हाउ दिस टर्म इज़ यूज्ड। इन एग्जाम्पल से अब उसने क्लियर करवाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि फंक्शन कैसे डिपेंड करता है, फंक्शन के अंदर कैसे एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल 1 है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन of its sides x by the formula a equals to x square, so we say that a is a function of x। वो कह रहा है कि हमारे पास स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, सबको पता है स्क्वायर क्या होता है। द एरिया, अगर उस स्क्वायर का जो एरिया होगा उसको उसने कैपिटल ए से डोनेट किया है, अगर वो डिपेंड करेगा ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स एक्स। स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इसकी 4 साइड्स होती हैं, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, फॉर एग्जांपल। तो वो कह रहा है कि किसी एक साइड पर जिसका नाम एक्स है उस पर डिपेंड करेगा बाय द फॉर्मूला ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो वी से दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम कहेंगे ए फंक्शन है एक्स का क्योंकि ए डिपेंड कर रहा है एक्स पर। यही उसने बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कि एक क्वांटिटी डिपेंड करेगी दूसरी क्वांटिटी पे। तो एरिया का अगर उसने किसी भी जो है वो स्क्वायर का एरिया ले लिया, उसने कहा ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है अगर, ठीक है, एक्स यहाँ पे उसकी साइड है और एक्स स्क्वायर का मतलब उसने कोई भी उसकी 2 साइड्स लेनी है, तो एरिया यहाँ पे फंक्शन है एक्स का क्योंकि एरिया डिपेंड कर रहा है एक्स पर। अब एरिया कैसे डिपेंड कर रहा है एक्स पे? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो इंडिपेंडेंट है। एक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स के अंदर 1 या 2 फॉर एग्जांपल पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो एरिया इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यानी एरिया की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स पर। एरिया की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब एक्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर बाय द फॉर्मूला वी इक्वल्स टू फॉरवर्ड 3 पाई आर क्यूब। अब उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस बाय द फॉर्मूला। स्फीयर का उसने वॉल्यूम लिख दिया, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया है, v इक्वल्स टू फॉरवर्ड 3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वो कह रहा है, सो वी से दैट हम इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो
फंक्शन है आर का। यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है आर पर। किस तरह से डिपेंड करा, 4/3 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, पाई भी हमें पता है, पाई की भी वैल्यू होती है 3.14, यानी पाई की भी गिवन ऑब्वियस वैल्यू है। आर की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी होती है, इसलिए आर के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, पूरी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और वो आंसर होगा वी का। इसलिए वी डिपेंड करता है आर पे। वी डिपेंड क्यों करता है आर पे, क्योंकि यहाँ पे आर के अंदर ही हमने कुछ ना कुछ पुट करना है, बिकॉज 4/3 के अंदर तो हम पुट नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी एक वैल्यू है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता। तो v डिपेंड करता है r पर, बिकॉज v की वैल्यू तभी निकल सकती है जब हम r के अंदर कुछ पुट करेंगे। तो ये बहुत आसान एक इसको समझना है इन एग्जांपल्स के थ्रू कि फंक्शन क्या है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है जैसे कि a = x² है, तो a फंक्शन है x का क्योंकि a डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। यहाँ पे v फंक्शन है r का क्योंकि r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है v। यहाँ पे v और a जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो x और r हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब नीचे उसने कहा है अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरिस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स। फंक्शन क्या है, जो दो सेट से रिलेट करते हैं, यानी दो जिसमें दो सेट्स होते हैं, इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि एक सेट के अंदर जो ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, पहला सेट जो होगा उसका हर एलिमेंट कॉरिस्पॉन्ड या डिपेंड करेगा टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। दूसरे सेट के जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट पर जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे a और v डिपेंड कर रहे थे x और r पर, यानी दो सेट्स होंगे जिसमें जो फर्स्ट सेट होगा उसका हर एलिमेंट जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करेगा दूसरे सेट के एक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। दस इन फर्स्ट एग्जाम्पल अबव अ स्क्वायर ऑफ अ गिवन साइड हैज़ ओनली वन एरिया। ऊपर जो उसने कहा था एग्जाम्पल 1 के अंदर जो स्क्वायर है उसमें ऑफ अ गिवन साइड हैज़ ओनली वन एरिया, जो उसने साइड दी उसका सिर्फ एक ही एरिया था। और एग्जाम्पल 2 के अंदर स्फेयर ऑफ अ गिवन रेडियस हैज़ ओनली वन वॉल्यूम, जो रेडियस दिया गया था स्फेयर का उसका जो है यहाँ पे वॉल्यूम एक ही था। यानी नाउ वी हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन। अच्छा ये अलग है। तो यहाँ पे जो इसने लिखा है कि function is a rule or correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। यानी एक सेट के अंदर जो हर एलिमेंट होगा वो कॉरिस्पॉन्ड करेगी, यानी उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा दूसरे एलिमेंट के सेट के साथ। यानी वन एंड ओनली वन का मतलब ये है कि इस ए कॉरिस्पॉन्ड करेगा एक्स से और एक्स कॉरिस्पॉन्ड करेगा ए से, यानी इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई ना कोई कॉरिस्पॉन्डेंस है। वन एंड ओनली वन का मतलब यही होता है कि अगर ए कॉरिस्पॉन्ड करे एक्स से तो एक्स भी कॉरिस्पॉन्ड करेगा ए को, यानी दोनों वैल्यूज़ के अंदर कॉरिस्पॉन्डेंस है, के दरमियान कॉरिस्पॉन्डेंस है। यानी एक वैल्यू डिपेंड कर रही है दूसरी वैल्यू के दूसरी वैल्यू पर। एक्स के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे तभी हम एरिया फाइंड करेंगे, और यहाँ पे आर के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो तभी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो है कॉरिस्पॉन्डेंस है। सो कॉन्सेप्ट फंक्शन तो क्लियर हो गया कि फंक्शन एक ऐसी टर्म है जिसमें एक क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरी क्वांटिटी पर, या फिर एक फंक्शन जो है वो कॉरिस्पॉन्डेंस है दो सेट्स के दरमियान, जिसमें एक सेट के अंदर हर एलिमेंट कॉरिस्पॉन्ड करेगा दूसरे सेट के एक या एक से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन एग्जाम्पल से भी आपको जो है वो क्लियर हो गया फंक्शन क्या है। अब फंक्शन के बाद आ जाता है, फंक्शन के अंदर होता है डोमेन और रेंज। डोमेन एंड रेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम्स के आपके एजुकेशन के बाद आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, या कोई भी आप टेस्ट देते हो जॉब के लिए, तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। जी, तो यहीं पे आपके चैप्टर 1 में डेफिनेशन दी है फंक्शन के अंदर जो डोमेन और रेंज है बताया गया है कि वो क्या होते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट कैपिटल X to a set capital Y is a rule or correspondence that assigns to each element small x in capital X a unique element small y in capital Y. The set X is called the domain of F.
द सेट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स स्मॉल y एंड कैपिटल Y इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f। यहाँ पे वो कह रहा है एक फंक्शन फ्रॉम, हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट का नाम कैपिटल X है, दूसरे सेट का नाम कैपिटल Y है। इनके दरमियान कॉरिस्पॉन्डेंस है जो कि असाइन करती है इनके दरमियान जो कॉरिस्पॉन्डेंस है, कॉरिस्पॉन्डेंस किनके दरमियान है, कैपिटल X के हर एलिमेंट स्मॉल x में, और जो दूसरा सेट यहाँ पे कैपिटल Y था उसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट Y के दरमियान कॉरिस्पॉन्डेंस है। और सेट, तो फिर हम सेट कैपिटल X को कहेंगे कि ये फंक्शन f की डोमेन है, और दिस सेट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और स्मॉल y एलिमेंट्स जो कैपिटल Y के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे कि फंक्शन f की ये क्या है, रेंज हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन f है जो कि दो सेट्स का फंक्शन है, कैपिटल X और कैपिटल Y, वो कॉरिस्पॉन्ड करता है एक सेट X के हर एलिमेंट X में और Y के यूनिक एलिमेंट, यानी कोई भी Y का कोई एक एलिमेंट होगा लेकिन दूसरा सेट जो कैपिटल X है उसके हर एलिमेंट के दरमियान कॉरिस्पॉन्डेंस होगी। तो हम कहेंगे जो कैपिटल X का सेट है वो डोमेन है और कैपिटल Y जो है वो रेंज है। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको कम्प्लीटली जो है एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करूँगी कि डोमेन और रेंज होता क्या है। चलें जी, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन और रेंज जो है एग्जांपल्स के थ्रू कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी एक मशीन है, कोई भी कंप्यूटिंग मशीन है, तो आप उसके अंदर जो इनपुट डाल रहे हैं वो आपके पास क्या होगा, डोमेन होगा, और जो आउटपुट निकलेगा वो आपके पास रेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी आपके पास जो है वो कोई भी मशीन है, इसको हम कह देते हैं जैसे कि ये कंप्यूटिंग मशीन है, यानी ये जो है वो इसके अंदर आप कुछ इनपुट दे रहे हो तो आपको ये आउटपुट दे रही है। ठीक है, इसमें अगर आप इनपुट करते हो, जो अब एक चीज़, कोई भी चीज़ इनपुट करोगे तो ये आपको आउटपुट देती है। ठीक है, इनपुट अगर आप इसमें x करते हो तो ये आपको आउटपुट क्या देगी, y देगी, या फिर आप उसको कह लें कि वो फंक्शन f ऑफ x होगा। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास एक कंप्यूटिंग मशीन है, तो ये आपको, अगर आप इसके अंदर कोई भी इनपुट x करते हो तो हमें ये y देगी, और वो जो इनपुट x होगा ये क्या होगा, ये आपके पास डोमेन होगा, और यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा y की सूरत में वो होगा रेंज। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास मशीन है उसके अंदर आप कोई भी चीज़ इनपुट कर रहे हो तो वो इनपुट आपके पास डोमेन होगा, और जो आउटपुट यानी आंसर रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास रेंज होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एलिमेंट y है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आप ले लो, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो y है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेन और रेंज में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जो है आपके पास डोमेन होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रेंज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जिसको, जो फॉर एग्जांपल नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x प्लस 2x, x के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो वो जब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जांपल आप y इक्वल्स टू x आप पुट कर देते हो यहाँ पे 1, प्लस 2x की जगह पे 1 पुट कर देते तो आंसर आ जाएगा 1 + 2 = 3। तो x के अंदर तो आपने कुछ भी पुट कर दिया अपनी मर्ज़ी से, यानी x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से आपने कोई भी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। आप y के अंदर कोई भी अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप y के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से आप x की वैल्यू जो है वो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है,
इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो आपके पास ऑब्वियसली सेपरेट है। वाई यहाँ पे आपके पास एक अलग वैल्यू है, लेकिन अगर आप वाई के अंदर कुछ भी पुट करते हो तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो आप वाई की वैल्यू निकल आएगी। यानी यहाँ पे जो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपके पास क्या है, रेंज है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट इन काटते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपके पास रेंज होता है, यानी उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू आपके पास जो है दूसरी साइड पे जो भी वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो वाई का होगा। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यूज़ पर। यहाँ पर जो एक्स है, ये यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स इंडिपेंडेंट है, और ये जो है वो आपके पास डोमेन है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास डोमेन होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास रेंज होता है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या वेरिएबल्स होते हैं, कौन से वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जिस वेरिएबल के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर रहे हो या कोई गिवन है वैल्यू, वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रेंज होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास डोमेन होता है। यहाँ मैं एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो आपके पास रेंज होती है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास डोमेन होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रेंज है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास डोमेन है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी इक्वेशन है, फंक्शन है, तो आपने किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करनी है, अब वो हम यहाँ पे मैं आपको फाइंड करने का तरीका बताऊँगी। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, और आपने जो है इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। हमने इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, डोमेन। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आपने देखना है कि यहाँ पर x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दें, x की जगह पे अगर आप 0 पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन क्या होगी इसकी, अगर आप पुट यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल्स टू 0, 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इस फंक्शन की डोमेन सिंपली आपके पास होगी रियल नंबर -0। यानी डोमेन क्या होगी, वो नंबर जिस पे फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाए, वो रियल नंबर्स में से आप माइनस कर दें तो आपके पास उस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। वेरी इजी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। यानी डोमेन इसके अलावा ये किसी और पे अनडिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं, वो इसकी डोमेन हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं है इसकी डोमेन में, क्योंकि ज़ीरो पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान होते हैं। यहाँ पे रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से जो है और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होते हैं, यानी 1 2 3 सो ऑन, ये आपके पास जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। ये सिंपल इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी। ये एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में गिवन है। आपकी बुक में जो है ये एग्जांपल नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x/(x
एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करें कि जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। पुट x इक्वल्स टू, हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी। अगर हम इसमें 2 पुट कर दें तो क्या आता है देखें, एफ एक्स की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, 2/2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 2/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी कोई भी नंबर हो और उसके नीचे ज़ीरो आ जाए, सिर्फ 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, यहाँ पे 2/0 भी आपके पास इन्फिनिटी होता है, 5/0 भी इन्फिनिटी होता है। कोई भी नंबर आ जाए आपके पास और उसके जो है डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो है तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाता है। अब x इक्वल्स टू 2 पे ये आपको इन्फिनिटी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है इसके डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर माइनस 2। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने ये जो मैंने रियल नंबर माइनस 2 लिखा है, इसको आपने फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताती हूँ, रियल नंबर माइनस 2 आपने इस तरह से इसको नहीं लिखना। आपने 2 को क्या करना है, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये जो है वो सेट है। हमने यही बात की थी ना कि फंक्शन जो है फंक्शन के अंदर 2 सेट्स होते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, उसने सेट की बात की थी। और सेट के अंदर जो है जो जिनके दरमियान कॉरिस्पॉन्डेंस होती है एक्स के हर एलिमेंट में, लेकिन वाई के किसी एक यूनिक एलिमेंट में कॉरिस्पॉन्डेंस होती है। तो रियल नंबर जो है वो भी एक सेट है, आपके पास रियल नंबर्स का सेट होता है। जब आप लिखते हो इसको तो सेट में लिखते हो। तो रेंज डोमेन जब आप लिखेंगे कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसको अगर आप रियल नंबर से माइनस कर दें तो आपके पास डोमेन आ जाती है। तो रियल नंबर्स सेट में लिखे जाते हैं, तो सेट से आप सेट को ही माइनस करेंगे ना, किसी सिंपल नंबर को तो माइनस नहीं कर सकते। तो रियल नंबर्स के सेट में से आपने सेट 2 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। डोमेन और रेंज बहुत आसान है। फंक्शन के भी मैंने आपको बता दिया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो अब फंक्शन के उसको हम फंक्शन कहते हैं। डोमेन और रेंज क्या होता है, अगर आपके पास कोई कंप्यूटिंग मशीन है, आप उसमें जो है कुछ भी पुट करते हो तो आपके पास जो इनपुट होता है यहाँ पे वो आपके पास डोमेन होता है और जो आउटपुट होता है वो आपके पास रेंज होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है जो रेंज होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और जो डोमेन होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बता दिए मैंने आपको। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमेशा दूसरी साइड पे जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते और उनके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाता है, और जो आंसर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर होता है। डोमेन और रेंज किसी फंक्शन की किस तरह से फाइंड करते हैं, फंक्शन जो है यहाँ, अब फंक्शन की जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि फंक्शन एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ये भी एक फंक्शन है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल एक्स पर, ये एक फंक्शन था। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो डोमेन पहले हमने फाइंड की कि डोमेन किस तरह से आप फाइंड करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिस पर ये फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाए वो क्या होगा, आपके पास आपकी डोमेन होगी। वो नंबर जिस पर आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाए उसको अगर आप रियल नंबर से माइनस कर दो तो वो आपके पास डोमेन आ जाएगी। ये फंक्शन 1/x था, ये तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। यानी रियल नंबर फॉर एग्जांपल 1 आप ले लेते हो, 1/1 इक्वल्स टू 1 होता है, 1/2 इसका भी कुछ ना कुछ आंसर निकल आता है, 1/3 ये भी कोई ना कोई इसका आंसर आ जाता है आप अगर डिवाइड करें। लेकिन अगर आप 1/0 ले लेते हैं तो उस पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, यानी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये ज़ीरो जो है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है वो डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स डोमेन का हिस्सा होंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल ली थी, इसमें भी 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड था, तो रियल नंबर्स में से सेट 2 को आपने माइनस करना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि आपने सिंपल 2 नहीं लिखना, आपने सेट के अंदर 2 को लिखना है, क्योंकि सेट में से आप सेट को ही माइनस कर सकते हैं। सेट में से यानी 2 भी तो रियल नंबर सेट का हिस्सा है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि डोमेन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है डोमेन किस तरह से फाइंड करना है, फंक्शन और डोमेन और रेंज। इसको अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यकीनन आपको ये टॉपिक आइंदा कभी नहीं भूलेगा। सिंपल बात
जो है वो फंक्शन क्या है कि एक क्वांटिटी जिसमें दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसको आप फंक्शन कहते हो। डोमेन और रेंज क्या है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रेंज होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास जो है वो डोमेन होता है। ठीक हो गया। और डोमेन को किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया इन एग्जांपल्स के थ्रू। और रेंज क्या होती है और रेंज को किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पर इससे पहले जो है वो बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड की गई थी, लेकिन इसके साथ साथ ये चैनल इसी मकसद के लिए बनाया गया था, इसमें बड़े बच्चों के लिए भी जो है वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स और जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। और अभी हमने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर की बुक से कुछ टॉपिक लिए हमने आज उसको यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया। चैप्टर 1 का टॉपिक था और इसी तरह हम इस कोशिश को पूरी तरह जारी रखेंगे। और काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उनको सॉल्व करेंगे। चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।